दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। करने वाले 7वें आरोपी अंकुश को रोहिणी कोर्ट ने जमानत दे दी है। 20,000 की निजी मुचलके पर जमानत मिली। झंझावला केस में एबीपी न्यूज की खबर पर मोहर। निधि के खिलाफ आगरा में दर्ज ड्रग्स केस की एफआईआर कॉपी सामने आई। शाहरुख खान की संस्था मीर फाउंडेशन ने अंजलि के परिवार की मदद की है। कुछ दिन पहले आर्थिक सहायता के लिए परिवार से किया था संपर्क। अंजलि की मौसी का बड़ा बयान। निधि के ड्रग्स मामले की नहीं थी कोई जानकारी, दोनों की दोस्ती से भी इनकार। अंजलि की मौत को साजिश बताया। जोशीमठ में सड़कों पर आई दरारें। मलारी बॉर्डर रोड पर दिख रही हैं बड़ी दरारें। कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं, कई रास्तों पर भूस्खलन। जमीन धंसने से 2 होटल्स के ऊपरी हिस्से आपस में चिपक गए। पहले दोनों इमारतों के बीच काफी जगह थी, बीच से गुजरने वाला रास्ता भी बंद। कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर में 50 घरों में दरार, लोगों में दहशत। पीड़ितों ने मदद के लिए राज्य सरकार से गुहार लगाई। कई परिवारों ने घर छोड़ा। सीएम धामी ने जोशीमठ का हवाई दौरा किया है, साथ ही ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लिया है। लोगों को आश्वासन दिया है, कहा प्रभावितों के साथ खड़ी है सरकार। पलायन की रोकथाम के लिए सीएम धामी ने दिए निर्देश, कहा वैज्ञानिक तरीके से बनाई जाए कार्य योजना। अब तक 44 परिवार शिफ्ट किए गए। सीएम धामी ने जोशीमठ के मनोहर बाग गांधी वार्ड में आपदा पीड़ितों से मुलाकात की है, लेकिन जेपी के सामने ग्रामीण करते रहे इंतजार। दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट है। कड़ाके की ठंड से दिल्ली जमी है। लोधी रोड इलाके में न्यूनतम तापमान 1.9 पहुंच गया। कड़ाके की ठंड से कांपा उत्तर भारत। उत्तर रेलवे की 42 ट्रेन लेट। कोहरे से दिल्ली में 20 उड़ानों पर असर पड़ा। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के साथ हवा भी जहरीली है। अगले 3 दिन तक हवा की क्वालिटी बेहद खराब रहने की आशंका। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के स्कूल्स में छुट्टी घोषित। भयंकर सर्दी के चलते पहली क्लास से लेकर 8वीं तक के स्कूल बंद। 9 से 14 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में भी स्कूल्स में छुट्टी का ऐलान। 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक स्कूल बंद करने का आदेश। 12 जनवरी तक छुट्टी घोषित। बिहार में भी भीषण शीतलहर का प्रकोप है। पटना में 14 जनवरी तक 10वीं तक के स्कूल्स को बंद रखने का आदेश। उत्तर प्रदेश के कासगंज में घने कोहरे की वजह से पेड़ से टकरा गई तेज रफ्तार कार। 4 लोगों की मौत। 12 जनवरी से भारत जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वीर गार्जन की शुरुआत। भारतीय वायुसेना अभ्यास के लिए आज होगी जापान रवाना। इतिहास रचने को तैयार देश की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जन में लेंगी हिस्सा। आज से 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित। इंदौर में हुआ शुरू। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सम्मेलन में होंगे शामिल। गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली होंगे सम्मेलन के मुख्य अतिथि। सूरीनाम के राष्ट्रपति होंगे विशिष्ट अतिथि। पीएम मोदी ने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम लॉन्च किया है। पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, कहा उन्होंने। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर केंद्र का बड़ा एक्शन। गृह मंत्रालय ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के संचालक डॉक्टर आसिफ मकबूल डार को आतंकवादी घोषित किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बालाकोट सेक्टर में सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। कानपुर हृदय रोग संस्थान के डायरेक्टर विनय कृष्णा ने बताया 1 से 7 जनवरी तक 44 लोगों की मौत। दिल्ली के भजनपुरा में 16 साल की लड़की ने एक महिला को गोली मार दी। पुलिस नाबालिग लड़की को पिस्तौल के साथ हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी।
भजनपुरा कांड पर दिल्ली पुलिस का खुलासा, जिस महिला को लड़की ने गोली मारी उसके बेटे पर ही लड़की के रेप का आरोप। हिमाचल में डीजल 3 रुपए महंगा, सुखू सरकार ने डीजल पर वैट बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर के कुल्लन गांव के होटल में भीषण आग लग गई, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी, आग पर काबू पाया गया। मुंबई के अब्दुल रहमान स्ट्रीट पर भयंकर आग, स्टेशनरी सजावट के सामान का ये बाजार है। गाजियाबाद नगर निगम की आखिरी बोर्ड मीटिंग में जमकर हंगामा, कमीशन खोरी के आरोप पर बिफरे नगर आयोग। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भगवा में हुआ अग्निशमन विभाग, भगवा रंग बिरंगी हुई, पूरे कार्यालय की तस्वीर नजर आई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुसने से हड़कंप, पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर। वाराणसी में गंगा तट पर बना टेंट सिटी 5 स्टार लेवल की सुविधाओं से लैस है। विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद पर्यटकों की संख्या यहां बढ़ गई है। उज्जैन में चीनी मांझे को लेकर प्रशासन सतर्क है। चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करने वाले और बेचने वालों पर ड्रोन से रखी जा रही है निगरानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की अस्थियां गंगा में विसर्जित, मोदी के भाई पंकज मोदी परिजनों के साथ हरिद्वार पहुंचे, घाट पर बिल्कुल साधारण तरीके से हुआ विसर्जन। बिहार में जातीय जनगणना शुरू हो गई, 2 चरण में सर्वे, पहला चरण 21 जनवरी तक, दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। बिहार में शुरू हुई जातीय जनगणना पर प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को फिर घेरा, मोतिहारी में कहा जातीय जनगणना समाज को बांटने की कोशिश। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गोवा में कहा है, संघ को कुछ लोग बिना जाने मान लेते हैं पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, हम सब मिलकर देश में सेवा कार्य चलाते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, शाह ने कहा 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती ने कहा है, बीजेपी आने वाले वक्त में राष्ट्रीय ध्वज की जगह भगवा झंडा लगवाएगी। साथ ही कहा, कोई देश कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अपने लोगों के खिलाफ जंग नहीं जीत सकता। आज सुबह हरियाणा के करनाल से रवाना होगी भारत जोड़ो यात्रा, फिर यात्रा कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। दोपहर 1 बजे राहुल गांधी लोगों को संबोधित भी करेंगे। हरियाणा के करनाल में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिखा राहुल गांधी का डॉग लव, बॉक्सर विजेंद्र सिंह के साथ कुत्ते को टहलाते नजर आए। हरियाणा में अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कबड्डी मैच का भी आनंद लिया। इस दौरान पंजाब और हरियाणा के बीच मैच में हरियाणा ने जीत दर्ज की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का बयान, बोले राहुल गांधी गौन केस हैं, राहुल और प्रियंका का कोई जादू नहीं है। मदरसों में नहीं पढ़ेंगे गैर मुस्लिम छात्र, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों को जारी किया आदेश। बाल अधिकार आयोग के पत्र पर शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास का बयान, कहा बच्चे मदरसे जा रहे हैं तो इसका मतलब उनका वहां कोई दूसरा शिक्षा का इंतजाम नहीं है। पेशाब करने की घटना को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कन्हैया कुमार पर निशाना साधा, ट्वीट कर लिखा, भूलना नहीं है कन्हैया पर कैंपस में खुले में पेशाब करने का आरोप लग चुका है। एनआईए ने पीएफआई केस में 4 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की है चार्जशीट, आतंक और हिंसा को अंजाम देने के इरादे से आपराधिक साजिश रचने का मामला। तुनिशा शर्मा केस में आरोपी शुजान को नहीं मिली जमानत, सोमवार तक के लिए चली सुनवाई। ऑस्ट्रेलिया की महिला की हत्या के मामले में आरोपी राजविंदर की कोर्ट में अर्जी, ऑस्ट्रेलिया प्रत्यर्पण करने के लिए दी सहमति, 10 जनवरी को सुनवाई। कथित शिवलिंग पर विवादित बयानबाजी मामले में 10 जनवरी को सुनवाई होगी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी ने दिया था विवादित बयान। एक रिसर्च के मुताबिक कोरोना के मामलों में कोविशील्ड कोवैक्सिन के मुकाबले ज्यादा असरदार है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कोरोना का मरीज मिलने से हड़कंप, 58 साल की महिला कोविड पॉजिटिव निकली।
पंजाब के फजलका में 155 करोड़ की हेरोइन बरामद हुई। 31 किलो हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पंजाब के फिरोजपुर की सेंट्रल जेल में गैंगस्टर रजनीश पर हमला, गंभीर हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती, जांच में जुटी है पुलिस। हरियाणा में संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध। चंडीगढ़ में संदीप सिंह के आवास के बाहर नारेबाजी की, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। हरियाणा के पीजीआईएमएस रोहतक में 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते सीएमओ गिरफ्तार। विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। जानलेवा हमले की धारा 307 को हटवाने के लिए घूस मांग रहा था। गो फर्स्ट एयर की फ्लाइट में एयर होस्टेस से बदसलूकी का मामला सामने आया। विदेशी यात्रियों ने छेड़खानी की, क्रू ने शिकायत की। दिल्ली से गोवा जा रही थी फ्लाइट। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल ने कैसे बीजेपी के वोट बैंक पे लगाई सेंध। दिल्ली एमसीडी को लेकर आप और बीजेपी के बीच मची नूरा कुश्ती की बात करेंगे। जोशीमठ के अस्तित्व पर उठ रहे सवालों की, बिहार में जाति जनगणना पर तेजस्वी के बयान की, जानेंगे हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को लेकर क्या है सीएम सुक्खू का प्लान, पंजाब में क्यों हुआ मान के कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी धरती पर लौट रहे 38 साल पुराने सैटेलाइट की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर किया बड़ा दावा, कहा कर्नाटक में 2-3 दिन में ही मंत्रिमंडल का विस्तार। फ्लाइट में महिला से बदसलूकी का आरोपी शंकर मिश्रा बेंगलुरु से गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हाईकोर्ट जजों के तबादले पर बोला सुप्रीम कोर्ट, बार जज या सर्विस जज का लेबल लेकर नहीं जाते ट्रांसफर जज। बीसीसीआई ने नई सिलेक्शन कमेटी का किया ऐलान, चेतन शर्मा फिर होंगे चेयरमैन, सलील अंकोला, शिव सुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी और श्रीधरन शरद बने सिलेक्टर। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज करनाल में है, कल कुरुक्षेत्र पहुंच जाएगी। अपनी इस यात्रा से राहुल गांधी ने देश की मौजूदा राजनीति में एक बड़ी लकीर खींच दी है। अब बीजेपी इस यात्रा से होने वाले नुकसान के आकलन में जुटी है। तो कैसे भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी को पहुंचाया है नुकसान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने देश की राजनीति में बड़ी लकीर खींच दी है। उनकी यात्रा को मिल रहे जन समर्थन ने बीजेपी खेमे में खलबली मचा रखी है। राहुल गांधी ने बीजेपी के 2024 के सभी समीकरणों को बिगाड़ दिया है। अब बीजेपी यात्रा से होने वाले नुकसान के आकलन में जुटी है। आज भारत जोड़ो यात्रा करनाल के कोहंड से शुरू हुई। यात्रा में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा और बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी राहुल के साथ कदम ताल करते नजर आए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पानीपत में हुई रैली ऐतिहासिक रही है, जो देश में परिवर्तन लाने का काम करेगी। आज भारत जोड़ो यात्रा करनाल में है, कल कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश को जोड़ने का काम कर रही है। मीडिया से आज बात करते हुए जयराम रमेश ने ये भी साफ कर दिया कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने के लिए नहीं है। ये एक वैचारिक यात्रा है जिसका मुख्य चेहरा राहुल गांधी है। ये किसी एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल मार्च, जो वर्तमान में हरियाणा के करनाल से होकर गुजर रहा है, चुनावी यात्रा नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने यात्रा में 3 बड़े मुद्दों को उठाया है: आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक सत्तावाद। आपको बता दें कि हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा 10 जनवरी तक चलेगी। 8 और 9 जनवरी को राहुल गांधी कुरुक्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद 11 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी के जाल में अब बीजेपी पूरी तरह से फंस चुकी है, तो इधर दिल्ली की जनता भी आप और बीजेपी के बीच में फंस गई है। दिल्ली इस वक्त सियासी दंगल का मैदान बना हुआ है। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, दोनों के बीच नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है। बीजेपी और आप में एमसीडी को लेकर ठन गई है। आज आपने एलजी के घर का घेराव किया तो बीजेपी ने राजघाट पर धरना दिया। देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली में निगम चुनाव के दौरान आप और बीजेपी के पार्षदों में हुए टकराव ने तूल पकड़ लिया है। 6 जनवरी को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, लेकिन हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। आप और बीजेपी के बीच हुई लड़ाई को कांग्रेस ने नूरा कुश्ती बताया है। कांग्रेस के दिल्ली इकाई के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि
दिल्ली में कचरे का पहाड़ साफ करने के वादा करके निगम चुनाव जीतने वाली पार्टी आप खुद कचरा निकली है। निगम के सदन में जो कुछ हुआ उसके लिए केजरीवाल और बीजेपी नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। दूसरी ओर इसे लेकर आप और बीजेपी के बीच घमासान मचा है। आपके नेताओं ने एलजी ऑफिस का घेराव किया तो बीजेपी नेताओं ने राजघाट पर बापू की समाधि के आगे धरना दिया। एलजी वीके सक्सेना के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रही आप विधायक आतिशी ने मांग की है कि एलजी लिखित में स्टेटमेंट दे कि मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालेंगे। तो दूसरी ओर एलजी ऑफिस से इसे लेकर जवाब भी आ चुका है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 के तहत 10 लोगों को मनोनीत किया गया है। इस एक्ट में कहा गया है कि जिन लोगों को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अनुभव या ज्ञान हो उन्हें एलजी नॉमिनेट कर सकते हैं। इसके लिए एलजी को किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। नॉमिनेट सदस्य मेयर या डिप्टी मेयर के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। साफ है कि आप नेता जो मांग कर रहे हैं उसकी जरूरत ही नहीं है। तो दूसरी ओर बीजेपी ने सदन में हुई घटना के लिए आपको जिम्मेदार बताया है और दावा किया है कि आप पार्षदों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी ने इसे लेकर एलजी से भी शिकायत की है। बीजेपी की शिकायत पर संकेत मिल रहे हैं कि हंगामा कर रहे आपके 2 दर्जन से ज्यादा पार्षदों को निगम की 2 से 3 बैठकों में शामिल होने से रोका जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आपके पार्षद मेयर चुनाव की वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। बीजेपी ने आपकी मुश्किलों में इजाफा कर दिया है तो वहीं जोशीमठ में धंसती जमीन और दरारों ने बीजेपी सरकार के सामने नई चुनौती पेश कर दी है। अब तो जोशीमठ के अस्तित्व को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के प्रभावित इलाकों का दौरा किया। तो कैसे हैं जोशीमठ के हालात, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जोशीमठ में जमीन धंसने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे और प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना किया। अपने दौरे के दौरान सीएम धामी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। सीएम धामी ने शुक्रवार को कहा था कि अधिकारियों को जोशीमठ के जोखिम वाले घरों में रहने वाले करीब 600 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ट्रांसफर करने के लिए कहा गया है। हम जोशीमठ की स्थिति से निपटने के लिए छोटी और लंबी अवधि की योजनाओं पर भी काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि 6 जनवरी तक यहां 603 घरों में दरारें आ चुकी हैं। इनमें 100 से ज्यादा घर ऐसे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। इनमें 44 परिवारों को फिलहाल सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है। खबरों के मुताबिक इसरो और ओएनजीसी की टीमें जोशीमठ का सर्वे करेंगी। जोशीमठ में जमीन धंसने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आज अपने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जोशीमठ में दरारें तेजी से बढ़ रही हैं। इसी को देखते हुए उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ और उसके आसपास सभी कंस्ट्रक्शन के काम को रोक दिया गया है। जिला अधिकारी हिमांशु खुराना ने आज इसकी जानकारी दी है। जोशीमठ में जमीन धंसने और दरारों की घटनाओं में बढ़ोतरी से इसके अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। तो वही सरकार के रवैये को लेकर स्थानीय लोगों की नाराजगी भी देखी जा रही है। ये मामला फिलहाल बीजेपी सरकार के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। जोशीमठ में जो हालात हैं वो सरकार की बेरुखी का ही नतीजा है। ऐसे में अब इस इलाके में कभी भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। अब बात बिहार जातीय जनगणना की। बिहार में आज से जनगणना का काम शुरू हो गया है। इस परियोजना पर 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार 2 चरणों में इसे पूरा करेगी। पहला चरण 21 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। इस सर्वे में राज्य के सभी घरों की संख्या की गणना की जाएगी। बिहार में लंबे वक्त से जाति आधारित जनगणना को लेकर सियासत होती रही है। राज्य और केंद्र सरकार कई बार आमने सामने आ चुकी है और अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की मांग नहीं मानी, तब बिहार सरकार ने अपने खर्च पर इसे कराने का फैसला किया। काफी खींचतान के बाद आज से बिहार में जाति आधारित जनगणना शुरू हो गई है। करीब 500 करोड़ के खर्चे से इसे 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। नीतीश कुमार का दावा है कि जाति आधारित जनगणना के नतीजों से विकास के काम को तेज गति से किया जा सकेगा। जाति आधारित जनगणना के पहले चरण में घरों की गिनती की जा रही है। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जाति आधारित जनगणना के बाद सरकार के पास सही और वैज्ञानिक आंकड़ा मौजूद होगा, जिससे योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि जातीय जनगणना से वैज्ञानिक आंकड़े सामने आएंगे, विकास में कारगर साबित होंगे, उसी हिसाब से बिहार का बजट बनेगा। तेजस्वी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी गरीब विरोधी है। वो चाहती थी कि जाति आधारित जनगणना न हो, इसके लिए उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने जातीय जनगणना को निशाने पर लेते हुए कहा कि इसमें ये कॉलम भी जोड़ना चाहिए कि बिहार से जो 4 करोड़ लोग पलायन कर चुके हैं उसमें कौन किस जाति से और किस जिले से है। आपको बता दें कि जातीय जनगणना का पहला चरण
7 जनवरी से 21 जनवरी तक होगा। दूसरा चरण अप्रैल में होगा, जिसमें सामाजिक आर्थिक स्थिति से जुड़ी जानकारियां ली जाएंगी। जातीय जनगणना को लेकर महागठबंधन काफी खुश है, तो बीजेपी इस पर सियासत कर रही है। सियासी पारा तो इस वक्त हिमाचल में भी गर्म है। हिमाचल में 1 महीने पहले चुनाव के नतीजे आए थे और नतीजों के बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 11 दिसंबर को सीएम पद की शपथ ली थी, लेकिन मंत्रिमंडल का गठन लटका हुआ है। अब इसको लेकर बड़ी खबर सामने आई है। विधानसभा चुनाव परिणाम के ठीक 1 महीने बाद हिमाचल में कैबिनेट का गठन हो जाएगा। नए मंत्रियों के नाम तय हो गए हैं। राजभवन में मंत्रियों की शपथ की तैयारी भी शुरू हो गई है। मंत्रियों के नाम तय करने के लिए ही सीएम सुक्खू 2 दिन के दिल्ली दौरे पर थे। सुक्खू पहले ही यह ऐलान कर चुके थे कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद ही वो मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। पहले शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच होना था, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही सीएम सुक्खू को कोरोना हो गया, जिस कारण से विधानसभा सत्र स्थगित करना पड़ा और फिर 4 से 6 जनवरी को धर्मशाला में विधानसभा का सत्र बुलाया गया। शीतकालीन सत्र समाप्त होते सरकार भी धर्मशाला से शिमला लौट आई। 6 जनवरी की शाम को ही सीएम सुक्खू भी दिल्ली पहुंचे और पार्टी हाईकमान के साथ उनकी बैठक हुई, जिसमें मंत्रियों की सूची पर मोहर लग गई। मंत्रिमंडल में देरी के पीछे कांग्रेस नेताओं की मंत्री पद को लेकर हो रही दावेदारी को भी माना जा रहा है। 15 विधायक मंत्री बनने की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं, लेकिन 10 को ही मौका मिल सकता है और सीएम ने संकेत दे दिए कि 2 से 3 पद वो खाली रखेंगे, यानी 7 से 8 मंत्रियों को ही शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण रविवार को ही होना है। अगर रविवार को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम टल जाता है तो फिर मकर संक्रांति के बाद ही नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकेगी, क्योंकि 8 जनवरी को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर अपने घर गोवा जा रहे हैं। उनका 15 जनवरी को वापस लौटने का कार्यक्रम है। ऐसे में राज्यपाल के गोवा जाने से पहले ही सीएम सुक्खू नए मंत्रियों को शपथ दिलाने की तैयारी में हैं। हिमाचल में जल्द ही नई कैबिनेट का गठन होने वाला है, तो इधर पंजाब में भी कैबिनेट विस्तार हो गया है। पंजाब की भगवंत मान सरकार को 10 महीने भी नहीं हो पाए, लेकिन सरकार से दूसरे कैबिनेट मंत्री की भी छुट्टी हो गई। इसके साथ ही आज मान कैबिनेट का विस्तार भी हुआ। तो क्या है मामला जिसके कारण चली गई मंत्री की कुर्सी और किसे मिला मंत्री पद, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 10 महीने में ही भगवंत मान सरकार के दूसरे कैबिनेट मंत्री की कुर्सी चली गई और इस बार भी मामला भ्रष्टाचार कमीशन खोरी से जुड़ा हुआ है। कमीशन के आरोपों में घिरे कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री सिंगला मानसा को कमीशन मांगने के चलते बर्खास्त किया गया था और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिंगला मानसा बर्खास्त करने के बाद 4 जुलाई को भगवंत मान ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था और सिंगला की जगह फौजा सिंह को मंत्री बनाया गया था। लेकिन फौजा सिंह भी अब कमीशन के खेल में फंस गए। फौजा सिंह की किस्मत अच्छी थी कि उनका सिर्फ मंत्री पद गया, उन्हें जेल नहीं जाना पड़ा, जबकि सिंगला को तो मंत्री पद से बर्खास्त करने के बाद जेल भेज दिया गया था। दरअसल सितंबर 2022 को 5 मिनट 3 सेकंड का एक ऑडियो क्लिप वायरल हो गया था। इस ऑडियो क्लिप में 2 लोगों की आवाज है जो बात कर रहे हैं कि पैसे कैसे लेने हैं। विपक्ष का दावा है कि ये ऑडियो फौजा सिंह सरारी और उनके पीए के बीच हुई बातचीत का है, लेकिन सरारी इससे इनकार कर रहे थे। ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, जिस कारण से आप सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही थी। विपक्ष के दबाव के चलते भगवंत मान ने सरारी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। कहा जा रहा है कि मान ने भी ये मान लिया था कि वायरल ऑडियो में आवाज उनके मंत्री की ही है। इसके बाद उन्होंने सरारी से इस्तीफा मांग लिया। सरारी से जब इस्तीफे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि निजी कारणों के चलते उन्होंने पद छोड़ा है, वो आपके वफादार कार्यकर्ता बने रहेंगे। इस बीच शाम को राजभवन में पटियाला ग्रामीण सीट से विधायक डॉक्टर बलवीर सिंह को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। 10 महीने में ही मान सरकार का ये दूसरा कैबिनेट विस्तार है। और बुलेटिन के आखिर में बात 38 साल पुराने सैटेलाइट की वापसी की। नासा का 38 साल पुराना सैटेलाइट आसमान से जल्द ही गिरने वाला है। नासा के मुताबिक 2450 किलोग्राम का ये उपग्रह जैसे ही धरती के सतह पर प्रवेश करेगा वो जल जाएगा। हालांकि इसके कुछ पार्ट बचने की उम्मीद जताई गई है। उपग्रह के रविवार रात तक नीचे आने की उम्मीद है, जिसमें 17 घंटे लग सकते हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अंतरिक्ष में नासा से लेकर इसरो तक कई बार इतिहास रच चुके हैं। सैटेलाइट भेजकर देश को तरक्की की राह पर ले जा चुके हैं, लेकिन ग्रह और गतिविधियों पर नजर रखने वाले सैटेलाइट कई बार हमारे लिए खतरा बन जाते हैं। निष्क्रिय होने के बाद कई उपग्रहों का मलबा धरती पर गिरता है, जिससे बड़े नुकसान का खतरा भी बना रहता है। अब एक बार फिर धरती पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। दरअसल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का 38 साल पुराना रिटायर्ड सैटेलाइट कुछ घंटों बाद धरती पर गिर सकता है। हालांकि नासा ने कहा है कि उपग्रह का मलबा किसी पर भी गिरने की आशंका बहुत कम है। हालांकि पृथ्वी की वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करने से पहले 2450 किलोग्राम वजन वाले इस उपग्रह का ज्यादातर हिस्सा जल
जल जाएगा, लेकिन कुछ टुकड़ों के बचकर धरती पर भी गिरने की संभावना है। नासा का कहना है कि किसी के मलबे की चपेट में आने और घायल होने की आशंका लगभग 9,400 में से एक है। वहीं अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार उपग्रह के रविवार रात नीचे आने की उम्मीद है। इसके मलबे को धरती तक का सफर तय करने में 17 घंटे लगेंगे। अब भले ही नासा मलबा गिरने की आशंका कम जता रहा हो, लेकिन कैलिफोर्निया स्थित एरोस्पेस कॉरपोरेशन ने उपग्रह के मलबे के सोमवार तक अफ्रीका, खाड़ी क्षेत्र और उत्तर और दक्षिण अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में गिरने का अनुमान जताया है। आपको बता दें कि अर्थ रेडिएशन बजट सैटेलाइट को 1984 में अंतरिक्ष यान चैलेंजर की मदद से लॉन्च किया गया था। हालांकि इसका अनुमानित जीवन काल सिर्फ 2 साल का था, लेकिन इसने 2005 में रिटायर होने तक ओजोन और अन्य वायुमंडलीय मापन करना जारी रखा। सैटेलाइट ने अध्ययन किया कि कैसे पृथ्वी सूर्य से ऊर्जा को अवशोषित और बाहर निकालती है। इस सैटेलाइट से देश को काफी फायदा हुआ था, लेकिन अब ये धरती के लिए परेशानी बन चुका है। देखना होगा कि इसके गिरने से कितना नुकसान होता है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए।